प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? पीपीई की कॉस्ट के अंदर, यानी कि जब हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? पहली बात, एक तो आएगा, ये आईए के हवाले से बात कर रहा हूं, परचेज प्राइस, तो हम लोग परचेज की कॉस्ट बोल देंगे। दूसरा हमारे पास आएगा डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तीसरी बात जो आएगी आपके पास वो आएगी बोरोइंग कॉस्ट। और चौथी जो चीज आपके पास आएगी वो आपने डिस्कस किया था तो वो सही नहीं। तो पीपीई की कॉस्ट के अंदर हमारे पास 4 तरह की कॉस्ट आनी है। एक कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं परचेज प्राइस या परचेज कॉस्ट, जिसमें आपके पास लिस्ट प्राइस, फिर माइनस क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ये सब किसका पार्ट था? इंस्टीट्यूट अकाउंट का पार्ट था। उसके अंदर आपने देख लिया था क्या एसेट की कॉस्ट में यानी पीपीई की कॉस्ट में क्या क्या चीजें आनी है। तो 4 तरह की कॉस्ट आएगी। एक तो उसको खरीदने की कॉस्ट, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट वगैरह वगैरह। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल वो कॉस्ट जो एसेट को रनिंग कंडीशन में लाने से पहले इंकर की जाती है, यूजेबल कंडीशन में लाने से पहले जो इंकर की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तीसरी कॉस्ट जो बोरोइंग कॉस्ट है, इंशाल्लाह IS23 के अंदर देखेंगे इसको, IS23 के अंदर देखेंगे। और डिस्मेंटलिंग कॉस्ट के बारे में आपने बात की होगी सर हसन के साथ कि जब हम एसेट लेके आते हैं और हमें पता है कि आज से 5 साल 10 साल बाद जाके हमने कुछ जगह से जहाँ पे एसेट को इंस्टॉल किए वहाँ से उसको अनइंस्टॉल करना है, उसको रिमूव करना है, आ गया अनइंस्टॉल करना है, इसको रिमूव करना है। तो जो फ्यूचर कॉस्ट होती है उसको हम लोग डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड पे लेके आते हैं। हम इंशाल्लाह इसके हवाले से मजीद बात कर लेंगे। डिसमेंटलिंग के हवाले से बताइए क्या सर हसन साहब की बात हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे भी मिला जुला रुझान आ रहा है कि सर हुई थी नहीं हुई थी, हुई थी नहीं हुई थी। मैंने खुद सर हसन से बात की है, मैंने उनकी वीडियो भी देखी है जो उन्होंने क्लास में किसी को बताया था डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है। एनीवेज परेशान ना हो, ये शायद हो सकता है कुछ लोग जो कह रहे हैं जिन्होंने नहीं बताया था उनकी क्लास में तो गई। एनीवेज डिस्कस हुआ था सर हसन से, मेरी बात होगी थी, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, हम इस एरिया को देख लेंगे, कोई ऐसे बड़े मसले की बात नहीं। एनीवेज अभी आपने 4 बातें याद रख लेनी, परचेज प्राइस, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग, ठीक है। ये चीजें भी IS16 की FAR1 में एग्जाम में नहीं होती बिकॉज इसका पार्ट किससे IS से, और एग्जामिनर ने क्या बोला है IE के हवाले से चीजें मैं FAR1 में पूछ सकता हूँ और FAR1 के हवाले से भी चीजें कैश 7 के अंदर FAR2 के अंदर पूछ सकता हूँ। ये बात आपने पढ़ी भी है, आप जानती हैं। 4 बातें आपने लिखनी, इसकी अभी डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि इसका ताल्लुक किससे है? इंस्टीट्यूट अकाउंट से। अगर किसी बात में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि IS16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मेजर करने के हवाले से क्या बताया है। तो हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं मेजरमेंट के हवाले से। एक वो मॉडल जिसको हम लोगों ने इंस्टीट्यूट अकाउंट से पढ़ा था उसको बोलते हैं कॉस्ट मॉडल। सर कॉस्ट मॉडल में क्या होता है? एसेट को इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट पे, सही है जी। और जो डे 1 पे कॉस्ट होगी वही उसकी क्या होती है? कैरिंग वैल्यू होती है। ये वाली बात समझ आई? डे 1 पे जो कॉस्ट होगी वही उसकी क्या होगी? कैरिंग वैल्यू होगी। और यूं छोड़ दें आप, कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, ये वाली बात समझ आई? डे 1 पे जो कॉस्ट होगी वही उसकी कैरिंग वैल्यू होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि डे 1 पे जब हम एसेट लेके आते हैं तो डेप्रिसिएशन अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, तो जो कॉस्ट है दैट विल बी इक्वल टू कैरिंग वैल्यू। क्या ये वाली बात समझ आती? कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट। ये वाली बात समझ आती? जब हम एसेट लेके आएंगे तो जो उसकी कॉस्ट होगी वही उसकी कैरिंग वैल्यू होगी। ठीक है आयशा, बाकी लोग बताएं समझ आ गई होगी बात। फिर हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कराते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या माइनस कराते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर ये तो हम बात जानते हैं, ठीक है जी, पुरानी बात हो गई। और तो और इसमें से माइनस क्या होगा? एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट। ठीक, आइए चक्कर साहब ने पढ़ लिया है
तो इम्पेयरमेंट माइनस होने के बाद जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम लोग नाम देते हैं कैरिंग वैल्यू. So what is carrying value? Carrying value is the amount which is shown in the statement of financial position. Carrying value is the amount which is shown in the statement of financial position. ठीक, SFP में इस्तेमाल होता है ये अमाउंट. सर कैरिंग वैल्यू क्या है? कैरिंग वैल्यू इज द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग accumulated depreciation and accumulated impairment. Then we get to know the carrying value of property, plant and equipment. So sir, what is the definition of carrying value? The amount after deducting accumulated depreciation and accumulated impairment. ठीक, amount after deduction of these two amounts, this is the carrying value. तो कॉस्ट मॉडल में क्या होता है? एसेट को कैरी करते हैं कॉस्ट पे और फ्यूचर में भी उसको किस पे कैरी करेंगे? मेजर किस पे करेंगे? कॉस्ट पे. ठीक, और सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन. इम्पेयरमेंट था नहीं तो हमने आईए के अंदर सिर्फ इतना पार्ट किया था, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू. दैट वाज द पार्ट ऑफ आईए. ठीक है बेटा. दूसरा मॉडल जो है उसको हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल. सही है नहीं? रीवैल्यूएशन मॉडल. रीवैल्यूएशन मॉडल में होता क्या है कि एसेट को आप कैरी करते हो जो कि उसकी फेयर वैल्यू होती है, मतलब मार्केट वैल्यू होती है. डे वन पे जब हम एसेट लेके आएंगे तो जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी वही उसकी क्या होगी? कॉस्ट. या जो उसकी कॉस्ट होगी वही उसकी क्या होगी? मार्केट वैल्यू. लेकिन सब्सिक्वेंटली उसकी जो कॉस्ट है और जो मार्केट वैल्यू है उसमें क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है. तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे हम एसेट को इनिशियली तो कैरी करेंगे कॉस्ट पे, और जो कॉस्ट पे कैरी कर रहे हैं वही उसकी क्या होगी? उस वक्त उसकी फेयर वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू होगी. लेकिन सर आगे आने वाले वक्तों में हम लोग अगर ये मॉडल फॉलो कर रहे हैं, ठीक, और उस एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, राइट, उस एसेट की वैल्यू अगर कम हो गई है या उस एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, या तो 200 होगी, बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी, तो हमने क्या करना होगा? उसकी फेयर वैल्यू मालूम कराएंगे तो हमें पता चलेगा उसकी वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है. तो उस वैल्यू पे अगर हम एसेट को अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, मेजर करेंगे, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू. और उस मॉडल का नाम क्या देते हैं? रीवैल्यूएशन मॉडल. और यहाँ पे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने के बाद तब क्या किया जाएगा? माइनस किया गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. फिर यहाँ से क्या होगा? एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट. और फिर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कौन सी वैल्यू कहलाएगी? फेयर वैल्यू. सॉरी, क्या कहलाएगी? कैरिंग वैल्यू कहलाएगी. यानी कि मेजरमेंट में हमारे पास दो मॉडल इस्तेमाल होंगे. एक होगा कॉस्ट मॉडल, दूसरा कौन सा होगा? रीवैल्यूएशन मॉडल. कॉस्ट मॉडल में एसेट को कैरी करते हैं कॉस्ट पे, और आगे आने वाले वक्तों में भी एसेट को जो है हम कैरी करेंगे जिस पे कॉस्ट पे, सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस. और रीवैल्यूएशन मॉडल में हम एसेट को डे वन पे तो कैरी करते हैं कॉस्ट पे जो कि उसकी होती है फेयर वैल्यू. लेकिन आगे आने वाले वक्तों में हम लोग सर्वे करवाते हैं अपने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का, और सर्वे रिपोर्ट जो आती है, जो टेक्निकल अमला होता है या जो एक्सपर्टीज रखते हैं, जो वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनको हम तगड़ी रकम देते हैं अपने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यूएशन करवाने के लिए, जब वो वैल्यूएशन रिपोर्ट हमें देते हैं तो हमें बताते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आज वैल्यू ये आ रही है जिसको हम लोग फेयर वैल्यू बोलते हैं. इस पे रिकॉर्ड होगा और उसके बाद क्या होगा? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और इम्पेयरमेंट अगर होगी तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी? कैरिंग वैल्यू. तो कैरिंग वैल्यू इज द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट. ठीक होगी बात? तो हम लोगों ने जो डिस्कस करना है कैफ 5 के अंदर, सॉरी कैफ 5 के अंदर, सही बेटा, वो ये वाला एरिया डिस्कस. कैफ 5 के अंदर जो हमने डिस्कस करना है वो है आपका रीवैल्यूएशन मॉडल. जल्दी से कॉपी कर लें, हम आगे बढ़ते हैं. किसी ने सवाल किया सर फेयर वैल्यू में तो डेप्रिसिएशन आता ही नहीं है, क्या ये सवाल सही किया या गलत किया? बताइए. किसी ने सवाल किया सर फेयर वैल्यू में तो डेप्रिसिएशन आता ही नहीं है. अरे मेरे भाई, प्यारे भाई, वो फेयर वैल्यू मॉडल है. समझ आ रही है बात? So there is a difference between revaluation model and fair value model. IAS 40 के अंदर जो है वो एक कॉस्ट मॉडल है और दूसरा कौन सा है? फेयर वैल्यू मॉडल. IAS 40 के अंदर कौन सा है? एक कॉस्ट मॉडल है, दूसरा कौन सा है? फेयर वैल्यू मॉडल. राइट. फेयर वैल्यू मॉडल जो IAS 40 है उसमें एसेट को कैरी करते हैं फेयर वैल्यू पे, और जो भी चीज आता है उसको हम P&L में लेके जाते हैं. ऐसा है. और IAS 16 के अंदर जो दो मॉडल्स हैं वो एक है कॉस्ट मॉडल, दूसरा कौन सा है? रीवैल्यूएशन मॉडल. और रीवैल्यूएशन मॉडल पे एसेट को हम लोग मेजर करते हैं किस पे? फेयर वैल्यू पे, सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस. बताइए, ये वाली बात छोटी सी क्लियर हुई कि IAS 40 में
दो मॉडल है, कॉस्ट मॉडल है और फेयर वैल्यू मॉडल है, और IAS 16 के अंदर एक मॉडल है कॉस्ट मॉडल, दूसरा कौन सा है बेटा, रीवैल्यूएशन मॉडल। और रीवैल्यूएशन मॉडल हो गई बात, मुनासिब नहीं है बार बार करना, इसको कॉपी कर लिया मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें असल मुद्दे पे आके बात अपनी शुरू करनी है, जिसके मैंने आपको बताया ना छोटे 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 क्या वो ऐसे ऐसे बड़े होते चले जाएंगे सवाल। और इसके अंदर जो हम काम करेंगे, बड़ा बोल नहीं बोल रहा, आप इंशाल्लाह ये 16 में FAR 1 लेवल के हवाले से आप इंशाल्लाह चैंपियन बन जाओ। अल्लाह से बड़ी उम्मीद है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह मेरी ज़बान में इतनी ताकत डाले और हमें शैतानी शर्तें महफूज रखे जो हमारे बार बार दिमाग में आ रहा होता है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, पढ़ नहीं रहे, रिवाइज नहीं कर रहे, तो ये शैतानी ख्यालात क्यों होते हैं जब हम लोग रिवाइज नहीं कर रहे होते। और अकाउंटिंग में रिविजन देख के नहीं होता बेटा, देखना है तो कुछ और देख लो जो आपको भी ठंडक मिलेगी। यहाँ पे काम कैसे होगा कि आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है, तभी हमारा काम जो है वो आसान हो सकता है, और अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं। तो कॉपी कर लिया होगा आपने ये वाला काम भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास रीवैल्यूएशन के हवाले से कुछ 4 केसेस आएंगे। रीवैल्यूएशन मॉडल के हवाले से हमारे पास कुछ केसेस हैं, सही बेटा। रीवैल्यूएशन मॉडल के हवाले से हमारे पास कुछ केसेस हैं। पहला केस, अपवर्ड रीवैल्यूएशन, यानी कि एसेट की वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही होगी। फिर दूसरा केस, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन का आएगा, एसेट की वैल्यू नीचे की तरफ जा रही होगी। फिर एक केस आएगा उसको बोलेंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी कि एसेट की वैल्यू पहले गई ऊपर फिर नीचे की तरफ आ गई, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन। और जो चौथा केस आएगा वो होगा डाउनवर्ड एंड अपवर्ड रीवैल्यूएशन। IAS 16 का आपके साथ कितनी प्रैक्टिस होगी, आप बोलोगे यार हमें मतलब गहरी नींद से भी आपको उठा के पूछेगा ना IAS 16 में किस तरह से इसकी काउंटिंग होती है। आप अगर मुझे प्योरली फॉलो करोगे, जितना मटेरियल मैं आपको दूंगा उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो यार कोई गहरी नींद से भी आपको उठाएगा ना, उसका ट्रीटमेंट इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से आप उसको बता सकते होंगे, क्योंकि सारे का सारा काम जो है वो प्रैक्टिस से हम लोग इंशाअल्लाह रिजॉल्व कर देंगे और इंशाअल्लाह हम अच्छे हो जाओगे। होना तो सारे टॉपिक के अंदर, जितने टॉपिक आएंगे हर टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, बेटा इसको यूँ करे तो ऐसा हो जाएगा, यूँ करे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपने उस बात का भरम भी रखना है और आपने प्रैक्टिस भी करनी है। तो हमारे पास रीवैल्यूएशन मॉडल के हवाले से 4 केसेस आने हैं। पहला केस, एसेट ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा केस एसेट नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर एसेट की वैल्यू ऊपर की तरफ चले गई। तो हम लोगों ने 4 केसेस डिस्कस करने हैं। तो जो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कुछ नहीं कुछ 50-55 के करीब सवाल हैं छोटे छोटे बनाए हुए, सॉरी, उनमें इन चारों केसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ फिर हम लोग इसके पास से कुछ भी निपटाएंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आनी है वो वक्त के साथ आपको पूरी क्लियर हो जाएंगी। ये टॉपिक IAS 16 मेरी जिम्मेदारी, आपको सिर्फ उतना काम करना है जितना मैं आपको दूंगा, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। अगर करना हो तसल्ली के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, बुक पढ़ लें, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। जो मटेरियल है, जो कंटेंट है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपने कुछ नहीं करना एटलीस्ट IAS 16 के बारे से, या जो टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, जो मैं आपको मटेरियल दूंगा सिर्फ आपने वो करना है। और मटेरियल कौन सा होगा, ऐसा मटेरियल होगा जिससे हमारे 5 चैप्टर्स के सारे सवाल हो सकते होंगे, जिसके अंदर हम IAS 16 के जो FAR 1 के सवाल हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। FAR 2 में जो IAS 16 के सवाल आया करते थे और अब IAS 16 जो है कैस 7 से उतर के कहाँ पे आ चुका है, कैस 5 के अंदर आ चुका है, तो कैस 7 में जो IAS 16 के सवाल आया करते थे रीवैल्यूएशन के हवाले से वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। बेटा बात समझ आ रही है, बोलिए इंशाल्लाह। और इस काम को मिटा के हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या हम बढ़ सकते हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल के केसेस, सही है जी, 4 केसेस। इन 4 केसेस के लिए कुछ नहीं कुछ हमने 50-55 सवाल बनाए हुए हैं। अच्छा, काम को आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं। बेसिक चीज, आप लोग काम कॉपी कर रहे हो ना, खाली बैठे यूं देख तो नहीं रहे भाई, यहाँ पे काम कॉपी करना है। आपकी अब पहली क्लास नहीं है, हसन हसान के साथ चल रही है, सरतला के साथ चल रही है, दबंग चल रही होगी, मेहनत वो भी कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी है। तो हमारी कोई पहली क्लास नहीं है कि हम एक दूसरे को बैठे देखते रहे। मेरे भाई यहाँ पे काम करना और इन एक्शन आ जाना है। टाइम अब इतना नहीं है आपके पास,
क्या कॉपी कर रहे हैं ना साथ साथ? बोले हाँ या ना, यस या नो। कॉपी। और प्लीज अपना इंटरेक्शन आपने मेरे साथ क्यों नहीं कॉपी कर रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं नो सर। अबे भाई आप उसको अल्लाह हिदायत और कुछ नहीं कर सकते। सही नहीं, सब मिलके बोले आमीन, अल्लाह को हिदायत दे। यहाँ पे टक टक लोग मैसेज कर रहे हैं नो सर नो सर। तो भाईजान क्या कॉपी कर रहे हो? और तो कॉपी नहीं कर रहे। अब यहाँ पे कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट या सरप्लस। बेटा प्लीज काम कॉपी करना है। चलो इतनी खैर है, नहीं भी करते ना, आपने रिवैल्यूएशन मॉडल के जो केसेस लिखे हैं 4, इसको कर लो कॉपी, आपकी सहूलत के लिए मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल शुरू कर लेंगे उसमें बैठ के आपने देखना नहीं बेटा। और अगर आपको लगा मुझे आता है तो मेरे भाई आपका मामला मेरे साथ नहीं जम सकेगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी उस वक्त तक आपका मामला जमने वाला नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट क्या मतलब? यहां लिखा मैंने सोल ट्रेडर, ठीक है जी। यहां लिखा जी मैंने पार्टनरशिप, कुछ बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं पार्टनरशिप। और तीसरा मैंने लिख दिया यहाँ पे कंपनी। सही है जी। अब देखिए सोल ट्रेडर में प्रॉफिट किस तरह से ट्रांसफर किए जाते हैं, जरा देख लेते हैं यहाँ पे बात। रेवेन्यू में से हम लोग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। ये वो काम है जो आपको आते सिर्फ एक नजर में आपको दिखा रहा हूं बेटा। ये आ गया जी प्रॉफिट। तो क्या करते थे सर हम लोग, जब सोल ट्रेडर के अकाउंट्स बनाते थे तो यहाँ पे जी ब्रॉड डाउन आ रहा होता था कैपिटल का ओपनिंग, और फिर उस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है जी, ये वाली बात समझ आ गई सर? मसला कोई नहीं है, तो पुरानी बात है। ठीक इसी तरह से पार्टनरशिप में क्या होता था, रेवेन्यू में से हम लोग अपना माइनस करते थे एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो हमारा आता था प्रॉफिट, तो उसको हम लोग इधर बेटा कैपिटल या करंट अकाउंट में, कैपिटल या करंट अकाउंट में ओपनिंग जहां आ रहा होता है कैपिटल या करंट अकाउंट में उसको हम लोग ट्रांसफर करते थे। ठीक हो गई, ये भी बात समझ आती है। अच्छा जी, और अब हम बात कर रहे हैं कंपनी के हवाले से। कंपनी में जो रेवेन्यूज होंगे उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, सही है जी, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। हम एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसको हम लोग पीएनएल अकाउंट भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग रिटेन प्रॉफिट का नाम दे सकता हूं, या मैं अर्निंग्स का भी नाम दे सकता हूं। इसके कई सारे नाम हैं, जिसका ब्रॉड डाउन यहां आ रहा होगा और ये उठ के जी यहां पे आ जाएगा। ये चीज हमारे लिए एक नई चीज, या तो आप रिटेन प्रॉफिट स्लैश अर्निंग लिख दो, या रिटेन अर्निंग बोलते हैं, रिटेन प्रॉफिट बोलते हैं, या ऊपर लिख दे पीएनएल। मतलब क्या है सर? आसान सी बात। हम आज तक क्या करते आए थे सर, सोल ट्रेडर में जो प्रॉफिट होता था उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ले जाते थे। यार ऐसे ही करते थे, ठीक सर। कभी कभी हमने कैपिटल को अलग रखते थे और प्रॉफिट का अलग से अकाउंट खोल देते थे। बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उमूमन देखा क्या गया है, आपने खुद आइए दिया हुआ है बेटा, तो जो भी रेवेन्यू उसमें से एक्सपेंसेस माइनस, तो जो प्रॉफिट आया वो ट्रांसफर किधर होगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे होगा। ये पुरानी बात है, आई होप तो आपको समझ आ गई होगी बात। इन केस ऑफ पार्टनरशिप हम करंट अकाउंट बनाते हैं, हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और सर वहां पे प्रॉफिट किस तरह से ट्रांसफर किया जा रहा होता है? जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे आता है। बेटा ये वाली बात भी हमें समझ आ गई। इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जब हम कंपनी की बात करते हैं तो जो भी रेवेन्यू होगा, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, उसमें से हम लोग रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट या लॉस आएगा। हम लोग उस प्रॉफिट को या उस लॉस को कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं ले जाते।
हम एक नया अकाउंट खोलते हैं, उस अकाउंट का हम लोग नाम देते हैं रिटेन प्रॉफिट। रिटेन का मतलब जमा हुआ प्रॉफिट, यानी कि बचा हुआ प्रॉफिट बोलते हैं या अर्निंग्स बोलते हैं। प्रॉफिट एंड अर्निंग्स सिनोनिम्स हैं। अर्निंग्स बोलो, प्रॉफिट बोलो, एक बात है, प्रॉफिट बोलो, अर्निंग बोलो, ये सिनोनिम्स हैं। तो जो भी प्रॉफिट होगा, समझ आ रही है बात, इसका मतलब फॉर द ईयर जो प्रॉफिट होता है कंपनी में कहा जाता है रिटेन अर्निंग में। फॉर द ईयर जो प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप में कहाँ पे जाएगा, करंट कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और फॉर द ईयर जो प्रॉफिट होगा सोल ट्रेडर में, बेटा कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? बात समझ आ रही है? ठीक, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ये बिल्कुल एक बेसिक सा डिस्कशन था। ठीक है जी, बोर्ड क्लियर? एक मिनट, बोर्ड की पिक्चर ले रहे हैं ताकि आप लोग ग्रुप में शेयर कर लें। वैसे सब भी यही कह रहे हैं, कुछ को प्रॉब्लम है कि बोर्ड क्लियर नहीं है। वैसे अक्सर लोग यही कह रहे हैं कि बोर्ड जो है वो क्लियर है, तो हो सकता है आपकी तरफ इंटरनेट प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, ये वाली बात समझ आ गई? ये जो मैंने अभी बात की है इसमें कोई मुश्किल बात है ही नहीं। आपसे पूछता है कोई दोस्त, यार ये प्रॉफिट का चक्कर ही क्या होता है, फोर ट्रेडर ना बोलेंगे देख यार वो कैपिटल अकाउंट देख किया सर, वो पार्टनरशिप में क्या होते देखे यार, कंपनी में जानी करते पता है क्या है, जो भी प्रॉफिट होता है ना उसको कैपिटल अकाउंट में नहीं ले जाते, हम लोग अलग से एक प्रॉफिट का अकाउंट खोल देते हैं। ठीक है जी, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट क्यों बोला? लेट्स सपोज प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको हुआ 100 का, यहाँ आ गया 100। सही है जी, पहले का हमारे पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो आप मुझे बताएं बचा हुआ प्रॉफिट है कितना? 100। ये वाली बात समझ रही? जो इस दफा क्लोजिंग होगा अगली दफा क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह से अगर यहाँ पे पहले कुछ पड़ा हुआ था, लेट्स सपोज 10 में 100 को ऐड किया, अगर कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड किधर आएगा, डिविडेंड किधर आएगा? लेट्स सपोज 60 का डिविडेंड दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिया जाएगा, ठीक क्या हो जाएगा, रिटेन प्रॉफिट हो जाएगा। हम इस हवाले से बात करेंगे। सिर्फ अभी आपने ये समझना है कि कंपनी में जो फॉर द ईयर प्रॉफिट होता है वो कहाँ पे जाता है, वो रिटेन प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग्स के साथ। बहुत मिटा रहा हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, रिकॉल कीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन, ये भी हम कुछ बेसिक सा पार्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम जब आगे बढ़ें तो हमें छोटी छोटी चीजें जो कि अज्यूम की जाती हैं कि यार स्टूडेंट को पता होनी चाहिए और पता होंगी, ठीक, वो हम यहाँ पे अज्यूम नहीं कर रहे, एक दफा डिस्कस कर रहे हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? सर एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी, एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। इक्विटी के अंदर अभी जरा हम बात करने जा रहे हैं। इक्विटी के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है कैपिटल और दूसरा आता है रिजर्व, जिसको हम लोग प्रॉफिट भी बोलते हैं, सरप्लस भी बोलते हैं। ठीक है जी, यानी कि इक्विटी के अंदर हमारे पास कैपिटल आएगा और क्या आएंगे, रिजर्व आएंगे। सर रिजर्व्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटल रिजर्व, दूसरा होता है हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व। ये वो रिजर्व्स है जो कि क्रिएटेड फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ये वो रिजर्व है जो कि क्रिएट होगा बिजनेस की कौन सी, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, क्रिएटेड फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल मैं इसकी ले रहा हूं, शेयर प्रीमियम, और दूसरा ले रहा हूं
रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन सरप्लस। पहले नोट कर ले, फिर बात करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। इक्विटी के अंदर दो चीजें आएंगी, कैपिटल और प्रॉफिट। सोल ट्रेडर में भी इक्विटी में कैपिटल और प्रॉफिट आया, पार्टनरशिप में भी कैपिटल के अंदर, इक्विटी के अंदर कैपिटल और प्रॉफिट आया। सर कंपनी में भी इक्विटी के अंदर कैपिटल और प्रॉफिट आएंगे। बेटा ये तो पुरानी बात है और ये बात हमेशा ही रहेगी, क्योंकि इक्विटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट। Equity is a combination of capital and profit. तो यहाँ पे मैंने बोला equity is a combination of capital and profit, surplus reserve. So equity is a combination of capital and reserve. So in case of company, we have got two reserves. One is capital reserve and the other is revenue reserve. सर ये capital reserve क्या है? यार ये वो रिजर्व है जो कंपनी की नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी से क्रिएट होता है। सर मिसाल दें, यार जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, जब हमारी कंपनी ने जन्म लिया था, जिस डेट को कंपनी हमारी पैदा हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी या एस्टैब्लिश हुई थी, उस वक्त हमारी कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमने बताया था कि हमारी कंपनी का शेयर एक होगा 10 रुपए का। उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं पार वैल्यू, उस वैल्यू को बोलते हैं फेस वैल्यू, उस वैल्यू को बोलते हैं लीगल वैल्यू। उस वक्त कितने का था? 10 रुपए का। कब? जब कंपनी की डेट ऑफ बर्थ थी। आज हम लोग कंपनी के शेयर्स को मार्केट में इश्यू करने जा रहे हैं, साल 2, 3, 4, 5 साल गुजरने के बाद। हाँ, वो कितने का शेयर एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने का था? 10 रुपए का। उस वैल्यू को हम बोलते हैं पार वैल्यू, फेस वैल्यू, लीगल वैल्यू। और 2 साल गुजरने के बाद, 6 महीने गुजरने के बाद, 4 महीने गुजरने के बाद, 4 साल गुजरने के बाद, अगर कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर रही है, मजीद शेयर्स को इशू कर रही है, हाँ वो 10 रुपए का शेयर और आज इशू कर रही है वो 15 रुपए के हिसाब से, तो आप उसे बताएं कंपनी जितने भी शेयर इशू करेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा किस हिसाब से? 10 के हिसाब से आएगा, 15 के हिसाब से आएगा? सर 15 के हिसाब से आएगा। तो ये जो 5 रुपए आपके पास इजाफी आ रहा है, ये जो 5 रुपए आपके पास इजाफी आ रहा है, ये प्रॉफिट कहलाएगा या लॉस कहलाएगा? सर 10 की चीज आप 15 की बेच रहे हैं तो 5 का जो इजाफी अमाउंट हमारे पास आ रहा है, दिस इज सरप्लस, दिस इज प्रॉफिट, दिस इज गेन। तो उस सरप्लस को, उस प्रॉफिट को हम लोग नाम क्या देते हैं? क्योंकि ये शेयर इशू किए पार वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे, 10 रुपए वो की पार वैल्यू इशू किया कितने पे? 15 पे। तो इसका मतलब 5 का क्या हुआ? प्रीमियम हुआ। तो सर क्या कंपनी हर रोज की बुनियाद पे शेयर इशू करती है? नो सर। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? शेयर्स की खरीद और फरोख्त होती है, लेकिन कंपनी अपने शेयर बार बार खरीदती और बेचती नहीं है। कंपनी ने अगर आज शेयर इशू कर लिया तो पता नहीं कितने सालों बाद जाके कंपनी शेयर को इशू करे। तो कंपनी जब शेयर को इशू करती है, बात समझ आ रही है? तो कंपनी का जो शेयर इशू कर रही है कंपनी की तिजारत नहीं है, ये कंपनी ने शेयर इशू किया, पैसा शेयर होल्डर से ले लिया, उस पैसे से वो कारोबार करेगी। आपको बात समझ आ रही है? तो कंपनी ने जब शेयर 10 का था, 15 पे इशू किया तो 5 ज्यादा पे किया, तो 5 का क्या हुआ? प्रीमियम हुआ। इस प्रीमियम को हम नाम देते हैं, चूंकि शेयर इशू करके हमने प्रॉफिट हासिल किया, नाम क्या देते हैं? शेयर प्रीमियम नाम देते हैं। तो शेयर प्रीमियम को हम लोग कौन से रिजर्व बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? ये वो रिजर्व होते हैं, ये वो रिजर्व होते हैं जो नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी से क्रिएट होते हैं। क्या ये कुछ बात समझ आई? इसी तरह से सर नॉन करंट एसेट्स, जिसको हम लोग फिक्स एसेट भी बोलते हैं, जब हम एक्वायर करते हैं, ठीक है जी, एक्वायर करते हैं तो हमें उस वक्त क्या पता होता है सर? जब हम लोग फिक्स एसेट एक्वायर करेंगे या नॉन करंट एसेट एक्वायर करेंगे, तो नॉन करंट एसेट को नॉन करंट एसेट हम लोग क्यों बोलते हैं? सर नॉन करंट एसेट को नॉन करंट एसेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये खरीदा गया है या बनाया गया है बेचने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए। एक बात सर, इसकी लाइफ जो है वो 1 साल से ज्यादा की है, तो इसका मतलब उसका बेनिफिट भी हमें कई सालों तक होगा। इसका मतलब नॉन करंट एसेट को मैंने नॉन करंट एसेट इसलिए बोला क्योंकि ये खरीदा गया था या बनाया गया था इस्तेमाल करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। सर इसकी लाइफ जो है 12 महीनों से ज्यादा की और इसका बेनिफिट भी हमें कई सालों तक होगा, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला? नॉन करंट एसेट बोला।
नॉन करंट एसेट को मेजर करने के लिए, यानी कि टीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मेजर करने के लिए हमें IAS 16 में दो मॉडल्स बताए हैं, एक है कॉस्ट मॉडल, दूसरा कौन सा है रीवैल्यूएशन मॉडल। एक है कॉस्ट मॉडल, दूसरा कौन सा है रीवैल्यूएशन मॉडल। और रीवैल्यूएशन मॉडल अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग ने एसेट खरीदा था 1000 का, और कल अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कम हो जाती है, अगर कॉस्ट मॉडल है तो 1000 वाले अमाउंट को हम डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगर रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो खरीदा था 1000 का और 2 साल गुजरने के बाद उस एसेट की वैल्यू अगर 1800 हो गई है, 1500 हो गई है, तो उसका मतलब अगर 1800 हो गई है तो मैं एसेट को किस अमाउंट में मेजर करूंगा, 1800 पे। और डेप्रिशिएट कौन सा अमाउंट होगा, 1000 नहीं होगा, कौन सा अमाउंट डेप्रिशिएट होगा बेटा, 1800 होगा। दैट इज रीवैल्यूएशन मॉडल। तो एसेट खरीदा था 1000 पे, डेप्रिशिएट किया, फॉर एग्जाम्पल एक साल डेप्रिशिएट करने के बाद उसकी कैरिंग वैल्यू आ गई आफ्टर डेप्रिसिएशन 800। एसेट खरीदा कितने का था, 1000 का, डेप्रिसिएशन आया पहले साल का अज्यूमिंग 200, तो कैरिंग वैल्यू कितनी हो गई, 800। फिर एक साल गुजरने के बाद अगले साल के शुरू में हम चूंकि रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, हमने रीवैल्यूएशन करवाई, हमने जो वैल्यूएशन एक्सपर्ट थे उनसे अपने एसेट की वैल्यूएशन करवाई, और उन्होंने कहा कि सर वो जो 1000 का खरीदा था 200 से डेप्रिशिएट हुआ, कैरिंग वैल्यू आ कितनी रही है, 800 आ रही है, यानी कि 800 कैरिंग वैल्यू आ रही है और एसेट आज कितने पे जा चुका है, 1800 पे जा चुका है। तो इसका मतलब हम लोग ने ये जो 800 और 1800 के दरमियान डिफरेंस कितना है, एक काम करते हैं, 800 क्या आ रही है उसकी कैरिंग वैल्यू, और एसेट रीवैल्यू कराने के बाद कितने पे आ गया, 1200 पे आ गया है। तो बेटा रिजर्व कितने से क्रिएट हुआ, 800 वर्सेस 1200, कितने से प्रॉफिट हुआ, कितने से प्रॉफिट हुआ सर, 400 से प्रॉफिट हुआ। क्या ये प्रॉफिट आपकी जेब में आ गया, नहीं सर, ये तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। आप पता, आपको मालूम है कि भाई एक एसेट है 1000 का खरीदा था, 200 से वो डेप्रिशिएट हो गया, बुक वैल्यू उसकी आ रही है या कैरिंग वैल्यू आ रही है कितनी, 800। हमने वैल्यूएशन करवाई, उन्होंने रिपोर्ट बना के दी, जिसके ठीक ठाक तगड़े उन्होंने हमसे पैसे चार्ज किए, रिपोर्ट बना के दी, उन्होंने बोला सर आपका ये वाला एसेट जो है वो कितने पे आ गया, 1200 का आ गया। क्या जब आपको पता चले कि 1000 वाला एसेट 1000 वाला एसेट 200 से डेप्रिशिएट होने के बाद 800 पे आ गया, और वैल्यूएशन जब आपने कराई तो उसकी वैल्यू 800 के बजाय कितने में आ चुकी, 1200। तो आपके चेहरे पे क्या मुस्कुराहट आएगी, आपका चेहरा जैसा है वैसे ही रहेगा, बताइए सर। हमारे चेहरे पे जो है मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि चीज अगर वो आपकी है, 1000 की खरीदी थी, साल इस्तेमाल किया, 200 से डेप्रिशिएट हुई, कैरिंग वैल्यू आगे कितनी, 800, और 800 वाली चीज जो है वो बैठे बिठाए 1200 पे चले जाए, अगर मुस्कुराहट नहीं आती तो मेरे भाई आप हम मिले नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी चीज की वैल्यू अगर बढ़ी है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। आपको बात समझ आई, नहीं आई तो आप हम मिले नहीं, खत्म होगी बात। एनीवेज, रिजर्व, प्रॉफिट, सरप्लस। तो इक्विटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बोले शाबाश, इक्विटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व। इक्विटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व। हम लोग ये सारा काम के कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, रिजर्व के अंदर क्या क्या आती हैं चीजें। हमारे पास एक टॉपिक आएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वो भी इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बहुत सारे छोटे छोटे सवाल बनाए हुए हैं, आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ आईकेएफ का भरोसा नहीं है कि कब उसका मूड खराब हो जाए। और एक बात याद रखिएगा कि आप आईकेएफ से अच्छी उम्मीद ना लगाए कि वो आपसे बड़ा नरमी से पेश आए। आईकेएफ बोलता है भाईजान तुमने मेरे म्यार के मुताबिक उतरना पड़ेगा, मैं तुम्हारे म्यार के मुताबिक नहीं आऊंगा, लेकिन मैं अपने हुदूद में रहूंगा। उसने बता दिया टेस्टिंग लेवल, प्रोफिशिएंसी लेवल, उसने बोला कि भाई टेस्टिंग लेवल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन IAS 16 का जो सवाल आएगा टेस्टिंग लेवल क्या होगा, 2 होगा, प्रोफिशिएंसी क्या होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब आपने चीता बन के जाना है बिल्कुल। अगर हल्की नन्ही बुन्नी इन्फॉर्मेशन लेने की पीटी ये होता है, रिवैल्यूएशन जो होता है, बोलता है भाई पूछने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया नहीं है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि प्रोफिशिएंसी लेवल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आई होप तो आपको बात समझ आ रही है। तो सारी बातों को छोड़े जल्दी से बताएं, इक्विटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जोर से बोले, कैपिटल एंड रिजर्व। इक्विटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व, प्रॉफिट, सरप्लस। Within reserve we have got 2 reserves. One is कैपिटल रिजर्व। सर ये क्या है, वो भाईजान जो कि कारोबार में जो नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी से क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। जिसमें हमने क्या बात की, शेयर प्रीमियम था। शेयर प्रीमियम क्या होता है, जब कंपनी स्टैब्लिश हुई थी उस वक्त शेयर हमने बताया था 10 रुपए का है, और 2 साल गुजरने के बाद हमने वही 10 रुपए वाला शेयर 15 रुपए में बेचा। तो जब 15 रुपए का हम बेच रहे हैं तो 5 रुपए का में क्या हो रहा है, प्रीमियम हो रहा है। तो प्रीमियम को बोलेंगे सरप्लस बोलेंगे, इसको प्रॉफिट बोलेंगे। जो कि शेयर इशू करके हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, उसको नाम हमने क्या दिया, शेयर प्रीमियम का नाम दिया। ये हम चीजें आगे जाके स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का टॉपिक आएगा तो इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, सारी बातें डिस्कस करेंगे। ये अभी मैं क्विकली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने IAS 16 जल्द से जल्द शुरू करना है, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट आना है, और उस न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को करते हुए हम लोग कुछ टर्म्स को बार बार इस्तेमाल कर रहे होंगे। वो टर्म्स कौन सी होंगी, उसमें एक टर्म ये होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस। उस वक्त मैं जाके बोलूँ भाई रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो, या रिवैल्यूएशन सरप्लस बोलूँ, या रिवैल्यूएशन सरप्लस बोलूँ, तो ये बात एक ही, ये क्या होता है भाईजान,
ये जो है वो रिजर्व है और रिजर्व जो है वो इक्विटी, तो बजाय इसके कि आगे जाके मैं धड़ल्ले से रीवैल्यूएशन रिजर्व का बार बार अल्फाज इस्तेमाल करूं, ठीक है जी, ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल जाए। और बैकग्राउंड क्या मेरे प्यारे भाई, आईए के अंदर पढ़ा था ना, एसिड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइफ। Within equity we have got capital and reserves, और one is capital reserve and the other is revenue reserve। इसके बारे में जरा लिख लें, बोर्ड यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे लिख लें created from trading activities of बिजनेस, ठीक है जी, क्रिएटेड फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। कॉपी कर लिया बेटा इसको आपने? रेवेन्यू रिजर्व की एग्जांपल रिटेन अर्निंग है। रेवेन्यू रिजर्व को हम लोग कई सारे नामों से पुकार सकते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या है बेटा? ग्रुप में पिक्चर सेंड कर रहे हैं। बेटा अभी आप लोग के जो सवाल आ रहे हैं ना, आप एक काम करना, जिसको जो सवाल भी है वो अगर क्लास में वो क्लियर नहीं होता तो मुझे पर्सनल मैसेज करें, सही है। इंशाल्लाह मैं हर स्टूडेंट को जितना मुमकिन होगा उसके जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन हैं उनका जवाब दूं। रीवैल्यूएशन इन सरप्लस क्या है? रीवैल्यूएशन इन सरप्लस, सर रीवैल्यूएशन सरप्लस है बेटा, ये रीवैल्यूएशन इन सरप्लस नहीं, दिस इज रीवैल्यूएशन सरप्लस। यानी कि एसेट को रीवैल्यू कराते वक्त जो प्रॉफिट हुआ उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस। दिस इज नॉट रीवैल्यूएशन इन सरप्लस। आपको बात समझ आ रही है? यार जब मैं बोर्ड पे हूं ना तो प्लीज मैसेज ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं यहां पे हूं तो मैं कैसे देख सकता हूं मैसेज। जब मैं आपको यहां से हट के 2 मिनट के लिए अगर बैठूं तो आपसे बोलूं जी अब सवाल पूछिए, ठीक है, तो वो मेरे लिए ज्यादा सूटेबल होगा आपको जवाब देना। अदरवाइज आपका सवाल तो आया तो स्किप हो गया, मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सेल फोन की स्क्रीन पे देख रहा हूँ। और हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, रिजर्व प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट जो कंपनी ओ करती है। ओ का मतलब समझते हैं आप क्या? ओ मतलब जैसे लाइबिलिटी, जब अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट की थी, इंस्टीट्यूट अकाउंट्स में बात की थी लाइबिलिटी, तो वहां पे हमने वर्ड इस्तेमाल किया था ओ डब्ल्यू ई या ओ डब्ल्यू ई डी, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट या सरप्लस। प्रॉफिट ओ टू शेयर होल्डर, यानी कि वो प्रॉफिट या वो सरप्लस जो कि कंपनी या बिजनेस ओ करता है शेयर होल्डर्स को, उसको क्या बोलते हैं? यानी कि प्रॉफिट, सुनो बेटा मैं आपसे पूछते यार ये रिजर्व क्या होता है? आप बोलेंगे देखो बात, प्रॉफिट जो बिजनेस में मौजूद है, और ये वो प्रॉफिट है जो कि बिजनेस ओ करता है किसको? ओनर को, जिसमें सोल ट्रेडर भी आ सकता है, पार्टनर्स भी आ सकते हैं और शेयर होल्डर्स भी आ सकते हैं। तो प्रॉफिट जब कंपनी या बिजनेस ओ करता होगा ओनर को, कंपनी की बात हो रही है तो शेयर होल्डर्स आ गए, पार्टनर्स की बात आ रही तो पार्टनर्स आ जाते, सोल ट्रेडर की बात आती तो प्रोप्राइटर आ जाता। तो प्रॉफिट जो कंपनी या बिजनेस या सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप बिजनेस ओ करता होगा ओनर को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं या प्रॉफिट बोलते हैं। बेटा आगे बढ़ सकते हैं। कैपिटल रिजर्व पीएनएल में नहीं आता बेटा। इस हवाले से कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व के हवाले से जो भी क्वेश्चन है ना, मजीद अगर दिमाग में आपके आ रहे हैं, आप थोड़ा सा बेटा सब्र कर लो,
जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाला टॉपिक शुरू करेंगे ना, आपके दिमाग में दूर दूर तक जितने भी सवालात आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं, वो सारे सवालात के जवाब मैं आपको उस रेलेवेंट टॉपिक के अंदर दूंगा। तो सर ये भी डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये मैंने डिस्कशन सिर्फ इसलिए किया, ये जो डिस्कशन है सिर्फ मैंने क्यों किया, जरा सुन लो बात। हम अभी जा रहे हैं IAS 16 के रीवैल्यूएशन मॉडल पे काम करने, और जब रीवैल्यूएशन मॉडल पे काम करने जाएंगे सुना, तो वहां पे हम एक वर्ड बार बार देख रहे होंगे कि सर रीवैल्यूएशन सरप्लस, सही है जी। अब उस वक्त अगर हम उससे पूछते सर ये रीवैल्यूएशन सरप्लस, आपने तो बता दिया कि प्रॉफिट है, मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं कि रीवैल्यूएशन सरप्लस प्रॉफिट है, ठीक है जी, है तो है। अब उसका मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, किस शक्ल सूरत में, कि आओ जरा बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। सर एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। सर इसमें कौन सी नई बात है? मैंने बोला एक और बात सुनो, इक्विटी के अंदर क्या आता है? सर कैपिटल और रिजर्व आते हैं। सर कैपिटल प्रॉफिट आता है, जो बात आप जानते थे मैंने वो बात भरा दी, मैंने लिखा कैपिटल आता है, रिजर्व आते हैं। मैंने एक बात का और इजाफा किया, यार सुनो एक और बात बताता हूं। रिजर्व के अंदर ना दो तरह के रिजर्व होते हैं जब हम कंपनीज की बात करते हैं। एक होगा वो रिजर्व जो कि हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटी से हम क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा उस रिजर्व को नाम देते हैं कैपिटल रिजर्व। मैंने बोला बेटा एक और बात सुनो, एक रिजर्व ऐसा होगा जो कि हम रोजमर्रा की एक्टिविटी से क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते हैं, रिटेन प्रॉफिट बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं, एनालिटिक प्रॉफिट बोलते हैं, और क्या क्या बोल रहे हैं ओ भाई मेरे, उसको बोल दो रेवेन्यू रिजर्व। खत्म हो गई बात। रेवेन्यू रिजर्व की एग्जांपल है रिटेन प्रॉफिट, यहाँ नीचे लिखो रेवेन्यू रिजर्व की एग्जांपल लिखे आप, रिटेन प्रॉफिट, शाबाश, रिटेन प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग। सर ये रिटेन प्रॉफिट क्या है? इससे पहले मैंने आपको बता दिया था रिटेन प्रॉफिट क्या होता है, आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हमने रिटेन प्रॉफिट को पहले समझा कि ये किस तरह से क्रिएट होता है, और उसके बाद में यहाँ पे बड़े धड़ल्ले से बोल रहा हूँ कि रेवेन्यू रिजर्व को मैं रिटेन अर्निंग भी बोल सकता हूँ और रिटेन प्रॉफिट भी बोल सकता हूँ। लिखें अपने पास। अच्छा वो लोग जो कह रहे हैं सर ऑफ करते हैं, मेरे भाई उनको आने की जरूरत ही नहीं है, आप घर में आराम कीजिए सुकून से, ठीक है जी। इंतहाई डीमोटिवेट हो जाए इंसान के अभी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं सर ऑफ कर दें, सर ऑफ कर दें। भाईजान आप स्क्रीन बंद करो, घर जाके सो जाओ, कुछ अच्छा काम कर लें, शायद आपको सवाब मिल जाए। ऐसी आप बातें कर रहे हो, अभी तो शुरू हुई, इतना सारा कोर्स बाकी, ऑफ कर लें, ऑफ कर लें। नहीं लेना भाईजान, बहुत शुक्रिया। 4 बजे तक तो क्लास है ना? क्लास की टाइमिंग 4 बजे तक? हाँ जी 4 बजे तक, ठीक है जी। 3 बजे तक सर। भाईजान कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपने खुद ही जूम में लॉग इन किए, जिन्होंने क्लास को जल्दी ऑफ करना है वो खुद स्क्रीन ऑफ करें, चले जाएं, हमने यहाँ पे काम करना है, ठीक। क्योंकि इस तरह का अगर रवैया होगा ना, ये तो वही वाला रवैया सर ऑफ ऑफ ऑफ, तो मेरे भाई अभी आपके जबान नहीं है, अभी आप सिर्फ मैसेज करें, इस बारे में बात नहीं करूँगी, क्लास लेनी है ले, नहीं लेनी है ना लें, हमने सारी चीज़ें करनी है क्योंकि हमारे सामने एक नाम मौजूद और हम सीरियस। लाहौल वाला कोर्स पढ़ते रहे जिनके दिमाग में बहुत सारी इसी बातें आ रही हैं कि सर ऑफ कर दें, ऑफ कर दें, हमें कहीं जाना है, चले जाओ भाई, मिटा दो बोल। चले जी अब हम शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइजेस। और अब चीजें आपने जिसने अभी ज्वाइन किया है फॉर एग्जाम्पल क्लास, और ये पिछला जो काम अभी हमने किया ये नहीं भी किया तो भी खैर, क्योंकि अब हम एंटर हो रहे हैं अपने असल एरिया पे। ठीक है जी बेटा, लाहौल वाला कुव्वत पढ़े। अगर हमें ऐसा फीलिंग आ रही है कि हमें ऑफ हो जाना चाहिए 3 बजे, इंशाअल्लाह अल्लाह से बड़ी ताकत किसी की नहीं है, दिमाग में अगर शर आ रहा है तो प्लीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़े और फिर क्लास ले, इंशाअल्लाह देखना आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक। और अभी तक हमने तकरीबन 1 घंटा हुआ है, कितने बजे हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी? तकरीबन 2 बजे के करीब स्टार्ट हो गई थी हमारी क्लास, अभी मुश्किल से 2:45 हुआ है। और इतना हमने काम किया, अगर जिनका ये पार्ट मिस भी हो गया कोई मसला नहीं, खैर है, ठीक। अब जो काम हम कर रहे हैं इसको मिस नहीं करना, क्योंकि आप न्यूमेरिकल एलिमेंट आ रहे हैं, और न्यूमेरिकल पे सिर्फ ग्रिप उस वक्त आएगी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ऑन अ सीरियस नोटिस। एग्जाम्पल 1 ले रहा हूं मैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी 1 कॉपी कर लें साथ। नॉन करंट एसिड की कॉस्ट मैं बोर्ड मिटा दूंगा, ठीक है जी। इट्स 5000, रेट इज
20%, ठीक है। कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड, ईयर एंड इज 31st December, required movement in non-current asset for each of year। ठीक है जी, कॉपी कर लें, सवाल मिटा रहा हूं। चाय पीनी है बेटा, आ जाओ साथ मिलके पीते हैं चाय। यहाँ पे इतने मजेदार किस्म के रिप्लाई आ रहे हैं, सर हम चाय लेके आ रहे हैं, आप बस इंतजार करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चाय पियेंगे, एक कप में नहीं पियेंगे, वगैरह वगैरह। बहुत मस्ती खुदा के सब मस्ती करते रहे, लेकिन ये काम जो है ना साथ करना है। मैं खुद ठीक ठाक आपके साथ तफरी करूंगा, क्या कर सकते हैं, ये तो मशीन है ना, हंसती है ना, रोती है ना, मुस्कुराती है, खुद भी आप बैठे समझ रहे हैं ना, वो करते रहते हैं। अब मुझे ही अज्यूम करना पड़ रहा है कि यार आप लोग हंस रहे हो, कोई रो रहा है, किसी का चेहरा बना हुआ है, तो मेरे भाई मैं अपने एंड से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपने बस इस टाइम को जो क्लास हो रही होती है ना प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें, मस्तियाँ बेशक करें। जो कमेंट्स आ रहे होते हैं अगर खुदा ना खास्ता मैं शेयर कर दूं तो यार लोग खुद ही हंस हंस के पागल हो जाएंगे कि यार अच्छा कुछ अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, कुछ शरारत वाले कमेंट्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मुझे बड़ी हैरत होती है कि यार बच्चा इस टीचर कैसे, क्या माहौल है फिर। ठीक, आपकी बात ही नहीं कर रहे, आप तो माशाल्लाह शरारती वाले मैसेज कर रहे होते हो जो कि एक्सेप्टेबल है। एनीवेज मिटा दो बोर्ड। अच्छा जी, मिटा दिया जी बोर्ड। अब आए जरा बात करते हैं, छोटा सा काम है। जिस तरतीब से हम लोग करेंगे यहाँ पे आप बोलोगे कि यार हमने चाहे चीचा वतनी से भी अगर अकाउंटिंग की बेसिक्स क्यों ना पढ़ी हुई हो, कहीं से भी क्यों ना पढ़ी हो, आपको मेरा काम इंशाल्लाह जरूर समझ आएगा। बस प्रैक्टिस करते जाए, फिर इंशाल्लाह आप उसी पैटर्न पे आ जाएंगे जिसमें मैं आपको लेके चलना चाह रहा हूँ। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कॉस्ट अभी आपने कॉपी नहीं करना है, सही है, क्योंकि मुझे थोड़े से इसमें फुन्ने शुन्ने निकालने हैं, मतलब कुछ एरियाज बबल्स वगैरह मैंने यहाँ पे बनाने हैं बात को समझाने के लिए। तो ऐसा ना हो कि आप लोग साथ कॉपी करना शुरू कर दें और आपके पास स्पेस ना हो। पहले आप देख लो मैं किस तरह से काम कॉपी कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा क्योंकि मैं कुछ वर्किंग करना चाहता हूँ। सवाल बड़ा आसान सा है सर, 11x1 पे एसिड एक्वायर किया गया, कितने का नॉन करंट एसिड है, 5000 का। उसका जो रेट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का वो कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, 20% लिखा हुआ है, और लाइफ बताई भी नहीं है। तो सर हम लाइफ के बारे में जानते हैं, यहाँ पे देख लेंगे। सर स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर हमें रेट दिया हुआ है और लाइफ हमें मालूम करनी है, या लाइफ दी हुई रेट मालूम करना है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, लाइफ इज इक्वल टू 1/रेट, या रेट इज इक्वल टू 1/लाइफ। ठीक है जी, ये हम काम करते थे। ये मैं लिख दूंगा, लिख लेते, कहीं कोफ्ते में आदमी तो लिखते हैं, अच्छी बात है। लाइफ इज इक्वल टू 1/रेट, या रेट इज इक्वल टू 1/लाइफ। ये काम कहीं और है ना, कोफ्ते में जाके यहाँ पे साइड पे कहीं लिखने हैं, लिख डाला। लाइफ इज इक्वल टू 1/रेट और रेट इज इक्वल टू 1/लाइफ। कोफ्ता नहीं मिला भाई, तो यार कोफ्ता ढूंढना पड़ता है, मिलता नहीं है, समझ तो गए होंगे।
अच्छा, अब बात करते हैं, क्योंकि मैंने बोला कोफ्ते में जाके जरा, कोफ्ते का मतलब यहाँ पे ये कि साइड पे जाके कॉर्नर में लिखो, और बेटा ढूंढना पड़ता है, ऐसे नहीं होता अपना। हाँ, एक्सपीरियंस लोगों से पता चलता है कहाँ पे मिल जाएगी जगह, कहाँ पे हम जाके चीजों को नोट कर लें। समझ आ रही है बात? अच्छा, माशाल्लाह यहाँ पे सारे प्रोफेशनल हैं, ठीक है जी। यहाँ पे कोई भी मम्मी डैडी नहीं बैठा हुआ कि डैडी मम्मी दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन विद मी फीलिंग वगैरह वगैरह। मेरे भाई सब माशाल्लाह प्रोफेशनल है, और हम यहाँ पे कोई ऐसी अनएथिकल बात नहीं करेंगे। जो बात करेंगे वो प्रोफेशनल बात करेंगे, मस्ती मजाक दिस इज पार्ट, ठीक। अच्छा, किसी को बात बुरी लगती है तो उसके लिए माफी, चलो पहले से माफी मांगो, ठीक है। माफी उससे मांगनी पड़ी है जो कि बोल रहे हैं मम्मी देखे हजार कैसी बातें करते हैं। एनीवेज 5000 लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन ईयर 1 का, बड़ा आसान सा काम है, ठीक है जी। अब सुनिएगा, डेप्रिसिएशन आ जाए, कम टू द पॉइंट, ठीक है जी। 5000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 20%। कोई मसला इसमें? नहीं सर, कोई मसला। कितना आ गया बेटा? 1000। यहां तक आते हैं आप, कोई मसला तो नहीं है बेटा। क्या था? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, मतलब मैं साइड पे लिखने भी जा रहा हूं, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, जो मैंने आपसे कहा था ना अभी, आप काम कॉपी ना करें, मुझे साइड पे चीजें बबल्स बनाने, इसलिए मैंने ये चीज यहां रखी। तो कितना आ गया जी? 4000। अभी भी काम कॉपी नहीं करना है, ठीक है जी। इसको आप बोल दो कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू इज द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट। यहाँ पे इम्पेयरमेंट तो है नहीं, तो उसका मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू। ये आ गया आपके पास 31 12 x1 पे। ओके, क्या मैं यूं कर सकता हूं? इधर देखना सर, वो भी तो फॉर्मूला होता था, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, तो चले आपने कर लिया। वो भी तो होता था कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, याद आ रही है बात? तो कॉस्ट कितनी है बेटा? 5000। और टोटल लाइफ कैसे निकालेंगे? टोटल लाइफ कैसे निकालेंगे सर? 1 अपॉन रेट करूंगा, 1 अपॉन रेट करूंगा तो कितना आता है? जल्दी से बताइए। 1 अपॉन 1 ओवर 20%, कितना आ गया? कितनी लाइफ आ रही है? जल्दी से बताइए, कितनी आ रही है? 5 साल आ रही है। थैंक यू वेरी मच, 5 years। तो ये भी देखो, इससे भी 1000 आ रहा है। मैं यहाँ पे कोई डिस्कशन इररिलेवेंट नहीं करूंगा, लगेगा आपको कि बिल्कुल चाइल्डिश है, ठीक। लेकिन जब ये बचकाना चीज एकदम कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगी तो आप बोलोगे कि यार मुझे समझ नहीं आ रही। वो लोग जो कि छोटी छोटी चीजों को फजूल नहीं समझ रहे, देख रहे हैं, उनको समझ आ रहा है, लिख रहे हैं, वो कामयाब है। वो लोग जब बोलते हैं फजूल सी चीजें, ये तो ऑब्वियसली हमें पता है, बहुत अच्छी बात है, एक दफा आप प्रैक्टिस जरूर कर लो बेटा। इसका फॉर्मूला क्या बना? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ। मैं वो वाला काम नहीं कर रहा कि मैं पहले आपको सारे फॉर्मूले लिखवा दूं और फिर बोलूं कि यार एंड में उन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लो। भाई सामने काम चल रहा है, आप खुद देखो, ये काम आप जानते थे, ये काम आप जानते थे, आपकी चॉइस। चले जी आगे बढ़ते हैं। टोटल यूजफुल लाइफ लिखते हैं, टोटल लाइफ लिखते हैं, यूजफुल लाइफ। अब आ जाइए डेप्रिसिएशन ईयर 2 का, सही है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कितना आएगा? 1000, सही है जी। वो काम जो पुराना काम है वो क्या? 5000 मल्टीप्लाई बाय 20%, कितना आ गया? 1000। वो काम जो पुराना काम है 5000 डिवाइडेड बाय 5 years, ठीक, 1000 आ गया। अब वो काम कितना आ रहा है? 3000। अभी रुकिएगा, 31 12 x2। वो काम जो मुश्किल नहीं है, समझ आ जाएगी आपको बात। वो कैसे बेटा? कैरिंग वैल्यू आ कितनी रही है? 4000 डिवाइडेड बाय एसिड की टोटल लाइफ ईयर्स में थी कितनी? जल्दी बताओ बेटा, एसिड की टोटल लाइफ ईयर्स में थी कितनी? बोले 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितना?
उमर आपने पहले भी जवाब दिया था 5 साल, बाकी लोग बताइए, शाबाश उमर 5 साल। तो बेटा 1 साल गुजर गया तो रह कितनी गई लाइफ? सर ऑब्वियसली 1 साल गुजर गया, 5 से क्या तो 4 साल बच गई, मुश्किल बात नहीं। तो अब देखो मैं कर क्या रहा हूं, यहां पे रख रहा हूं 4000, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय मैं करने जा रहा हूं 4 years। सर ये क्या आपने किया? मैंने किया कैरिंग वैल्यू divided by carrying value divided by remaining life, carrying value divided by remaining life। क्या है बेटा? कैलकुलेशन। आपने बेटा कैलकुलेशन करनी है। देखिए क्लास जब फिजिकली भी चल रही होती है ना तो भी यही काम है। अभी भी आप बिल्कुल फोकस करेंगे ना आपको बात समझ आएगी। ये छोटी छोटी चीजें जो है आगे जाके हमारे लिए बड़ा मुसीबत बन जाएंगी। क्योंकि एक बात याद रखो, एग्जामिनर बोलता है बेसिक चीजें तुम्हें आती ही, ठीक, मैं तुमसे एक कुछ भी चीज पूछने के लिए तुम्हें एग्जाम में नहीं बुलाया, मैंने बोला प्रोफेशन की तू है तो बेटा इसमें चीटा बन के आना है। ये बेसिक चुन्नू मुन्नू किंतु मिंटू बातें जो है ना ये अज्यूम करता हूँ तुम्हें आती है। अगर आप इन चीजों में फंस जाएंगे तो यार किस तरह से आईटीएफ में उस चैलेंज को फेस करेंगे? तो बिफोर फेसिंग द चैलेंज ऑफ एक्चुअल एग्जाम व्हिच इज प्रोफिशिएंसी लेवल 2, जिसमें सर हसन ने बोला था चीता बन के आना है, तो मेरे भाई ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो आनी ही चाहिए। आपने अपने पास कॉपी किया ये वाला? कैरिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, ठीक है जी। जहां तक काम कॉपी करे फिर मैं बोर्ड मिटाऊंगा, जहां तक काम कॉपी करे। बेटा जिन लोगों के भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उसका मैं देख रहा हूं, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा इंशाल्लाह। आप भी यही हो, मैं भी यहाँ पे हूँ, आपको हर चीज इसमें एकदम सॉलिड समझ आती है। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो बेटा। ये तो अभी सिर्फ बेसिक सवाल है, जब मैं हैंड आउट आपके साथ शेयर करूंगा उसमें 55 के करीब 50, 55 या 60 के करीब सवाल आते हैं और इसमें होपफुली मैं मजीद ऐड कर लूंगा। ये टॉपिक एक दफा आप कर लो, जिंदगी भर आपको ये समझनी चाहिए। ये वाली बात समझ आ गई? ये ब्लू में जो मैंने किया है, ब्लू वाली बात समझ आ गई ना? अच्छा कुछ लोग कर रहे हैं 5000 माइनस 1000, तो कुछ लोग की कैलकुलेशन है कुछ लोगों ने कैलकुलेशन की है, पता है क्या? 5000 माइनस 1000 मल्टीप्लाई बाय रेट। तो सर क्या ये एसएलएम में होता है? आई एम अज्यूमिंग कि आप सबने कैफ वन के अंदर मुश्किल वाला नहीं, बेसिक स्ट्रेट लाइन मेथड और आरबीएम पढ़ा हुआ है। तो आरबीएम में क्या होता था? जिन्होंने मुझे भी सवाल किया कि 5000 माइनस 1000 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो सर वो 800 आ रहा है। ओ भाई दैट इज आरबीएम। बट राइट नाउ हम कौन सा मेथड फॉलो करें? लिखा था ना सवाल में, कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड। आर वी क्लियर ऑन दिस? हाँ जी निम्रा, ये होता है आरबीएम में। तो बेटा मैंने क्वेश्चन में जिन साहब ने सवाल किया था कि 5000 माइनस 1000 मल्टीप्लाई बाय 20%, हम इसका जवाब दे चुके हैं। ठीक होगी बेटा बात? ये वाला काम कॉपी कर लिया आपने। बिल्कुल इसी अंदाज से करना है, बड़ा खुला खुला साफ सुथरा। मेरे पास स्पेस नहीं है, चले यहाँ से मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूँ, ये तो मैंने निकाले हैं। ठीक है जी। डेप्रीसिएशन ईयर 3, आप आइए 3000, सॉरी कितना, 5000 मल्टीप्लाई बाय 20%,
कितना आएगा? सर हम जानते हैं 1000 आएगा, लेकिन आप क्यों इतने खामाखी बात को खींच रहे हैं? इसका रीजन है अभी नजर नहीं आ रहा, आगे बढ़ूंगा आपको रीजन समझ आते हैं। और 5000 डिवाइडेड बाय कितना? 5 ईयर। ये भी हमें बात समझ आ रही, ठीक है जी। और अब क्या करूंगा? 3000 डिवाइडेड बाय 3000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 5 करेंगे, 4 करेंगे, या 3 करेंगे, या 2 करेंगे? क्या करेंगे? एग्जैक्टली 3 ईयर्स। तो कितना आ गया? 1000 आ गया। तो ये कितना बन गया? 2000। बेटा कैरिंग वैल्यू लिख दो। ईयर 4 आप कंप्लीट कर, ईयर 4 प्लीज जल्दी से कर लें। अच्छा, आपको ये वाली बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? आपने ईयर 1 में कॉपी किया, ईयर 2 में किया, ईयर 3 में भी आपने कॉपी किया। एक काम कीजिए, पहला और जो दूसरा हम सवाल करेंगे ना, उसमें ये साइड पे जो बबल्स हम बना रहे हैं, प्लीज बना लें। अज्यूम ना करें कि हम, ठीक है मैं जानता हूँ आपको बात समझ आ गई, लेकिन प्लीज यार मेरी बात मान लो ना, इसको रिकॉर्ड कर लो अपने पास, रिकॉर्डिंग वोटिंग कर लो, क्योंकि आगे जाके इस चीज का हमने इस्तेमाल करना है। सही है? उम्मीद करता हूँ मेरी बात मान रहे होंगे, आप कॉपी कर लें। कर लिया? ईयर 4 भी आप कर लें, शाबाश। बस एक सवाल मैं और करा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं हैंड आउट शेयर करूंगा। ठीक है बेटा, ईयर 4 वाला भी कर लिया। अब जल्दी से ये वाला सवाल जरा आप फारिग करें तो जल्दी से। रिक्वायर्ड मूवमेंट इन नॉन करंट एसेट और ईच ईयर। जल्दी, शाबाश। बस अब ईयर 5 में नहीं बेटा, अभी डिस्पोजल वगैरह कुछ नहीं है इसमें। आप पढ़ते तो जाओ, ये आगे देखना इसमें क्या कुछ आना है। डिस्पोजल, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे बेटा, इसमें वो चीजें भी हम डिस्कस करेंगे जो आपके दिमाग में अभी दूर दूर तक नहीं है, लेकिन एकदम नहीं कर सकते ना। सवाल में तो लाइफ कितनी है? लाइफ इन ईयर्स, रेट तो दिया हुआ है ना आपको, और स्ट्रेट लाइन में हमने क्या बात की थी? 1 ओवर लाइफ या 1 ओवर परसेंटेज। अगर रेट दिया हुआ है तो आप लाइफ निकालें, दिया 4 साल। जल्दी से बेटा इसको कंप्लीट करें। जी बताइए, हो गया कॉपी? कॉपी क्या मतलब, सॉल्व हो गया ये? या ईयर 4 के
या 4 के एंड पे आपके पास 0 आ जाएगा। अच्छा, जब एसिड फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाता है तो हमारे पास उसकी बुक वैल्यू आ रही होती है 1, सॉरी बुक वैल्यू आ रही होती है 0, क्योंकि जितनी कॉस्ट थी उतना डेप्रिसिएशन आ गया तो हमारे पास बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन जब हम लोग एसिड रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो वहां पे 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। प्रैक्टिकली मैं एक आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ, तो वहां पे हम लोग जब एसिड फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाए और हमारे पास पड़ा हुआ है हमारे गोडाउन में या वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग अपने पास बेहतरीन शाम 1 रुपी से रिकॉर्ड कर रहे हो, एक यानी कि 1 की वैल्यू असाइन करके रिकॉर्ड कर रहे हो। अच्छा बेटा, 1 मिनट में हैंड आउट शेयर कर रहा हूँ, आपका ये वाला कंप्लीट हो गया होगा, बस रुकिएगा, मैं हैंड आउट शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करूंगा। अच्छा बेटा, मैंने आपको ग्रुप में एक PDF शेयर किया है और अभी मैं बोर्ड पे स्क्रीन भी शेयर करने लगा हूँ, सही है, IAS 16 के हवाले से। ये सिर्फ 2 पेजेस हैं और मैं इसका एक कंप्लीट हैंड आउट जो है इंशाल्लाह KNS पे रखवा दूंगा, आप लोग आके इसको ले जाइएगा, कल तक मैं रखवा दूंगा और उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें आपके पास एक हार्ड कॉपी मौजूद होगी, तो हमें फ्लो में चलने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तैयार हैं हम लोग? बेटा PDF भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, और आज तो हमारी पहली क्लास है, इंशाल्लाह PDF भी मैं आपको शेयर करते रहूँगा साथ साथ। थोड़ा सा जूम इन करें, सही है, अब तो वाज़ेह नजर आ रहा है ना? ठीक है बेटा, हमारे पास रीवैल्यूएशन के केसेस थे कितने? सही, अभी आप स्क्रीन, ये जो लंदन जाफरी है साहब, इन्होंने कहा कि सर स्क्रीन शेयर जूम ना करें। अच्छा जी, यहाँ पे बाजवा साहब भी हैं,
अरे माशाल्लाह भाई। अच्छा जी सर, हम भी हैं, प्रिंस चार्ली भी है, वो शाबाश। यहाँ पे कोई भी नाम फेक नाम नहीं है, बैठे हुए हमारे पास बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं। और हमारी खुशनसीबी ये है कि उसमें लंदन जाफरी साहब भी हैं और प्रिंस चार्ल्स भी हैं और जितने लाल हैं और नॉर्थ चीना भी हैं। चले बहरहाल, हमारी हमारे लिए बड़ा मतलब बाइस इज्जत है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं और आप सबको मेरा सलाम। एनीवेज चले जी बेटा, केस 1 डैनियल जी बेटी हो शाबाश। तो भाई तो अच्छा, बाकी लोगों को शायद समझ नहीं आ रही होगी बात। यहाँ पे कुछ जो है वो दूसरी इंडस्ट्री से भी ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग बैठे हैं, समझ गए, दूसरी इंडस्ट्री जानते सब है लेकिन खामोश। एनीवेज बहरहाल लाहौल वाला को मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि अजीब गरीब किस्म के जो है ना मेरे पास हस्तियाँ बैठी हुई हैं, इस वजह से। अच्छा जी चलें, अब बेटा खामोश हो जाइएगा, अब सवाल का आगे प्लीज, अब टाइप नहीं कीजिए, अब मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, ठीक है जी। केस 1 अपवर्ड रीवैल्यूएशन ईयर स्टार्ट। बेटा अब प्लीज नो मैसेज, अब सिर्फ देखना है और बात को हमने बोर्ड पे करेंगे। कॉस्ट डीवी 1000 11x1 पे बेटा कॉस्ट डीवी 1000, रेट दिया हुआ है 10%, कंपनी यूज करती है स्ट्रेट लाइन मेथड, ईयर एंड इज 31 दिसंबर, फिर x1 गुजर गया, x2 गुजर गया, एट द स्टार्ट ऑफ x3 एसेट वाज रीवैल्यूड अपवर्ड टू रुपीज 1400, ठीक है जी 1400। इस ये जितना भी हम रिवैल्यूएशन का काम करेंगे वो सवाल जो आपके दिमाग में होंगे इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएंगे, और जो नहीं भी आ रहे आपके दिमाग में सवाल वो भी इंशाल्लाह मैं खुद लेके आऊंगा और क्लियर करूंगा। जो डिस्कशन होगा रेलेवेंट होगा IAS 16 में इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से मैं हर मुमकिन कोशिश करके आपको सीधा चैंपियन बना दूंगा। ताली बजती है दुआ से, मैं अकेला कुछ नहीं करूँगा, ठीक है जी। तो बहुत सारे सवाल आएंगे, सारे हम लेजर्स बनाएंगे, डिस्क्लोजर नोट्स होंगे, व्हाट नॉट मतलब क्या नहीं होना है। अच्छा बेटा, कॉस्ट 1000, रेट 10%, कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन, 2 साल बाद जाके एसेट डी वैल्यू हुआ कितने पे? 1400। कितने से हो गया? 1400। अच्छा ग्रुप पे मैंने शेयर कर दिया, आपने देख लिया ना, ग्रुप पे आ गई ना बेटा। लास्ट सवाल कर रहा हूँ फिर मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ यार। आ चुकी है ग्रुप में, तो आ चुकी है, शायद आप रेगुलर वाले ग्रुप में नहीं होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को आए किसी को ना आए? मेरे भाई मेरे पास लाइन लग गई, बच्चों ने कहा है कि वो हमारे पास आ गई ग्रुप में, ठीक है जी। अब हम बोर्ड पे जा रहे हैं, ये वैल्यूज आपके सामने, बस एक दफा मैं और शेयर कर दूंगा दोबारा से। रिफ्रेशर वाले भी बेटा, रिफ्रेशर वाले जो बैठे हुए हैं, हम लोग का रिफ्रेशर में पेज डिफरेंट होगा और रेगुलर में पेज डिफरेंट होगा। तो रिफ्रेशर में जब मैं आऊंगा 16 करवाने के लिए तो वहां पे हमारा जो जो तरतीब होगी वो कुछ डिफरेंट होगी, थोड़ा सा हम तेज जा रहे होते हैं वहाँ पे, लेकिन रेगुलर में हमारे पास नन्हे का आके बैठे हुए हैं, इस वजह से हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आना सही है। तो मैं रिफ्रेशर में शेयर करता हूँ तो लोग हमारे कंफ्यूज जाएंगे कि सर रिफ्रेशर में कहाँ से शुरू हो गया टॉपिक। तो अभी आप फिलहाल बोर्ड की स्क्रीन देखें, ठीक है। जिस तरतीब पे मैं काम करूंगा आपने उसी तरतीब को फॉलो करना है, सही। अब मैं बोर्ड की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जिस तरतीब पे हम काम करेंगे उसी तरतीब पे आपने लेके चलना है, इसमें अपनी नहीं चलानी। प्लीज जिस पैटर्न में मैं लेके चल रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। जी एग्जाम्पल 1 का जी बेटा, कॉस्ट थी हमारे पास 1000, डेप्रिसिएशन है हमारे पास 10%, जो कि कितना बना 100, ये कितना हो गया जी 900। दिस इज कैरिंग वैल्यू 31/12x1। फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन दोबारा आ रहा है कितना जी 100, ये हो गया आपके पास कितना 800, ठीक है जी। दिस इज कैरिंग वैल्यू एज ए 31/12x2। अब देखें यहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है बेटा, ये वाली बात समझ आ गई ना, 1000, 100, 900, 100,
700 800। आर वी क्लियर ऑन दिस? ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है सर। X3 के स्टार्ट में द एसेट वाज रीवैल्यूड अपवर्ड टू कितना था? एसेट वाज रीवैल्यूड अपवर्ड टू 1400। आपको बात समझ आ रही है? हमने जो बोर्ड पे जो स्क्रीन शेयर की थी कॉस्ट की, अब आपको याद आ रहा है? तीसरे साल के शुरू में एसेट रीवैल्यू होने के बाद कितने पे आ गया सर? 1400 पे आ गया। अब सुनिए 11x3 फेयर वैल्यू इज 1400। तो सर 800 वर्सेस 1400 कितना डिफरेंस आया? कितना डिफरेंस आया सर? 600 का आया। यहां लिखेंगे 600 और मैं इसके सामने लिखूंगा गेन। क्या लिखूंगा? गेन। ये कौन सा गेन है? रीवैल्यूएशन गेन है सर। इसको मैं रीवैल्यूएशन गेन बोलूं, मैं इसको रीवैल्यूएशन सरप्लस बोलूं, मैं इसको रीवैल्यूएशन रिजर्व बोलूं। So I can use the term revaluation gain, revaluation surplus, and the third and the most common word we normally use is revaluation reserve. Revaluation gain आपने लिख लिया होगा और revaluation surplus राइट और revaluation reserve जिसको हम लोग आर भी बोल सकते हैं। क्या समझे आप? जिसको हम लोग आर भी बोल सकते हैं। और माशाल्लाह हमारे पास इतनी चैंपियन आवाम बैठी हुई है कि वो समझ तो गए होंगे यार। आर मतलब समझ गए ना क्या मैं बात कर रहा हूँ? आर मतलब रीवैल्यूएशन रिजर्व, बी पॉजिटिव, ना कि वो वाला आर मतलब वो वाला कौन सा? जो लोग नहीं समझ रहे उनके लिए बात क्या है? आर मीन रीवैल्यूएशन रिजर्व, और जो लोग समझ रहे हैं उनके लिए दो अल्फाज हैं। आर मतलब समझ आ गई बात? अभी कोई डैनी डायनेमिक्स भी लिखा हुआ था, बोल रहे कोई डैनी डायनेमिक्स से कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, वो दूसरी कैटेगरी वो भी हंस रहे हैं और बोल रहे हैं सर कैसी बातें कर रहे हैं आप। और मैं उनको जवाब ये दे रहा हूँ आर तो ये नहीं बोलेगा कि सर ये क्या आर मतलब लगाया हुआ है, मतलब आप मुझे बोलेंगे मैं समझूंगा रीवैल्यूएशन रिजर्व लगाया हुआ। एनीवेज यहां तक बात समझ आई? सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट रीवैल्यूएशन गेन और लॉस, एक पॉइंट लॉक कर लें हमेशा के लिए। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट रीवैल्यूएशन गेन और लॉस सर हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू कंपेयर कैरिंग वैल्यू विद फेयर वैल्यू। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट रीवैल्यूएशन गेन और लॉस, whether it is gain or loss, then what we need to do? We need to compare the carrying value. We need to compare carrying value, and the carrying value should be as at 11x3 with fair value. यानी कि कैरिंग वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे? फेयर वैल्यू से। अगर कैरिंग वैल्यू कम है और फेयर वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा? गेन होगा। ठीक, यहाँ पे आपने सिर्फ गेन लिखना है, यहाँ पे आपने रीवैल्यूएशन रिजर्व या रीवैल्यूएशन गेन या रीवैल्यूएशन सरप्लस का नाम नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिखना है? गेन लिखना है। आप मेरे हिसाब से चलो, फिर आगे जाके मैं आपको मजीद इसमें चेंजेस करवा के दूंगा। यार सिर्फ गेन लिखेंगे यहाँ पे, आर या आर जी या आर एस नहीं लिखना, ठीक है जी? फेयर वैल्यू या। अब आगे बढ़ो। Depreciation that was for year 1, year 2 and year 3. Third, जब हम एसेट को रीवैल्यू कर लेते हैं तो हमारे पास एक एसेट की नई वैल्यू आ जाती है, और तीसरे साल में जो हम एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक, वो कौन से अमाउंट को करेंगे सर? वो करेंगे 1400 को। सर व्हाट इज दिस 1400? 1400 इज द फेयर वैल्यू। 1400 इज द फेयर वैल्यू। आपको बात समझ आ रही है? और डिवाइड किससे कराऊंगा बेटा? टोटल लाइफ ईयर्स में थी कितनी? बता सकते हैं आप टोटल लाइफ ईयर्स में थी कितनी? सर रेट दिया हुआ था 10%, तो 1/10% किया तो हमारे पास 10 साल आ गई लाइफ। कितनी साल आ गई? 10 साल आ गई। सर ईयर 1 गुजर गया, 10 - 1 कितना आया? 9। सर फिर 10 - 2 साल गुजर गए तो कितना आया? 8।
तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन हमने कितने साल बाद जाके कराया सर? टोटल लाइफ की 10 साल, 2 साल बाद जाके हमने रीवैल्यूएशन कराया 30 साल के स्टार्ट में। सो रिमेनिंग लाइफ एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 3 इज नॉट 9 years, not 10 years, कितने साल होगी सर? 8 साल होगी। तो फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ठीक हो गई बात? तो इसका मतलब आफ्टर रीवैल्यूएशन जो डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग। बेटा बात सुनिए, कितना आया डेप्रिसिएशन? बता सकते हैं कितना आ गया डेप्रिसिएशन? एलईडी के सामने कौन सा ब्लॉक है? 1400 डिवाइडेड बाय 8 साल कितना आया? 175। ठीक हो गया? तो 1400 माइनस 175 किया, कितना आ गया? 1225। और ये आ गया आपके पास कैरिंग वैल्यू 3112x3। सही है जी। हमने सिर्फ 3 साल से काम यहाँ पे। सर इसकी क्या जर्नल्स बनेगी? भाई आपको बताएगा। सर इसके कैसे लेजर्स बनेंगे? मैं आपको बताऊंगा। सर इसके नोट्स कैसे बनेंगे? मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, जर्नल्स तक, नोट्स तक, लेजर्स तक पहुंचने के लिए हमें अभी कुछ बेसिक पे काम करना होगा। ठीक, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सवाल चाहे आसान आए या सवाल मुश्किल आए, मैं इस तरतीब पे जो आज पहले सवाल से लेके 50-55 सवाल तक, या 5 रुपए के सवाल क्यों ना आए, मैं जिस तरतीब पे आज अपना हाथ, ये जो तरतीब है जिस पे हाथ में अपना जमा रहा हूँ क्वेश्चन 1 पे, मैं अपना तब्दीली वर्किंग का पैटर्न चेंज नहीं करूंगा। रिगार्डलेस ऑफ मेरे पास सवाल आसान आ जाए या मुश्किल आ जाए, अगर आई 16 का है, ठीक, उसके डिस्क्लोजर नोट कैसे बनते हैं, लेजर्स कैसे बनते हैं, जर्नल्स कैसे बनती हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उन सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए, लेजर, जर्नल्स, नोट का जवाब देने के लिए जो मैं वर्किंग करूंगा, मेरी वर्किंग पहला सवाल हो या आखिरी सवाल क्यों ना हो जाए, मैं अपनी वर्किंग का स्टाइल चेंज नहीं करूँगा। आपको बात समझ आ रही है? और जब मैं वर्किंग स्टाइल चेंज नहीं करूँगा तो उसका मतलब उतना ही कंफर्ट में आप लोग आगे चलेंगे इंशाल्लाह। तो सही है जी, ये हो गया हमारे पास सोल्यूशन नंबर 1। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सही है जी बेटा, क्वेश्चन 2 देखें। सही, आपके सामने है। यहाँ पे देखो आपके पास कॉस्ट नजर आ रही है 5000, रेट 5%, कंपनी स्ट्रिक्ट लाइन मेथड, ईयर एंड इज 31 दिसंबर, और 11x3 पे एसेट वाज रीवैल्यू अपवर्ड टू 5200। सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने है, और आपने करना क्या है कि जिस तरतीब से हमने अभी क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन किया, बिल्कुल एज इट इज इसी पैटर्न पे आपने काम करना है। आप शुरू करें, मैं बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, फिर मैं बोर्ड की स्क्रीन शेयर कर दूंगा। और ये स्क्रीन शेयर करना, कभी बोर्ड की कभी हैंडआउट की, हम इस झंझट से बहुत जल्दी आज़ाद हो जाएंगे जब कल आप आके केएनएस के अंदर, या कल या परसों अगली क्लास, यानी कि द नेक्स्ट क्लास इज टुमारो आई गेस, तो कल भी चलो हम इस तरह से काम चला लेंगे। लेकिन इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, हम क्या करेंगे, हमारे पास हैंडआउट की फिजिकली कॉपी मौजूद होगी, हार्ड कॉपी मौजूद होगी। फिर हम ये इस चीज में बार बार मतलब डिले नहीं करेंगे। मैं भी इतना मोटे मुझे देखो, कभी हैंडआउट देखो, कभी अपने आप को देखो, कभी कंप्यूटर को देखो, ये हम नौटंकी नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट हैंडआउट, जिस तरह से क्लास का माहौल होता है वैसे हम माहौल बनाएंगे। तो ये बोले इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए जल्दी से। इतने मोटे प्रिंट निकालो, प्रिंटर खत्म हो जाए पूरा।
कहाँ जा रहे हो? चले यार। कोई चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसको आपने लाजमी तौर पे कॉपी करना पड़ेगा। तीसरे टीचर आ गए। सही बात है भाई, हमारे यहाँ सीए में ऐसे ही होता है। तो वो तो कह रहे थे उस दिन मनाने साहब के 2 ही टीचर आएंगे बस। 2 टीचर कह रहे थे मैं पढ़ाऊंगा, मेरे दोस्त काजी पढ़ा रहा है। ये आ गए ना काजी भाई, तो कल कौन पढ़ा रहा है? सर तलाशा है, सर तला। अच्छा, मैं बोर्ड की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट ज़रा नज़र डालिए इसमें। सही है, 1 मिनट नज़र डालिए बेटा। अब देखें आप, ये जो मैंने अभी काम किया है, आप ज़रा पहले वर्किंग देखो क्या किया। ये जो मैंने वर्किंग की है, इसको किसी भी कॉस्ट पे अगर आपने इग्नोर किया तो आगे चलने में हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। उस वक्त मैं आपको जवाब नहीं दूंगा जब आप मुझसे पूछेंगे सर ये बता दें कि आपने वर्किंग क्या की। बेटा याद रख लो, वो जो चिंटू मिंटू चीज़ें आती है ना, पेपर के प्रोफिशिएंसी लेवल 2 तक पहुंचने की जो चिंटू मिंटू चीज़ आ रही होती है, उसको हम पहले यहाँ पे फिल करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और पेपर में एग्जामिनर बोलेगा बेटा बेसिक तो तुम्हें आती है, मैं यहाँ पे तुम्हें बुला रहा हूँ, प्रोफिशिएंसी लेवल 2 बता दिया था, इसका मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि उस नॉलेज को तुम अप्लाई कैसे करते हो, जिसमें आपको पता है ना कि चीता बन के आना है। व्हाट इज चीता बन के आना? नॉलेज की एप्लीकेशन और उसकी एनालिसिस का तप्पड़ होना चाहिए आप। यानी कि प्रोफिशिएंसी लेवल 2 इज कि नॉलेज की एप्लीकेशन और तप्पड़, मतलब उसके एनालिसिस की स्किल्स मौजूद होनी चाहिए, जिसको हमने एक अल्फाज में बोला था चीते बन के आओ। मुझे बताओ ये पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है? सर ये तो बच्चों वाली बात हो, सर इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे किया क्या, 1 ओवर परसेंटेज कर दिया। 1 ओवर परसेंटेज इज इक्वल टू क्या आता है, टोटल लाइफ। क्लियर होगी बात? सर ये भी डन। फिर देखिए आप, ये वाली बात भी समझ आ गई, 5000 का 5%। सर वो ऊपर वाली बात। फिर अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं ये वाला भी कर सकता था, 5000 डिवाइड बाय 1 ओवर 5% कर सकता था, ठीक है जी। बल्कि ये किया मैं, ये रहा। बेटा ये बात भी समझ आ रही है ना? जल्दी से बोलो, जिसमें मैंने 1 2 3 4 जिस पे टिक लगाया, क्या ये बात डाइजेस्ट हो गई है? जल्दी से बताओ बेटा, ताकि फिर मैं टेस्ट पे आऊं। मतलब ये चीज देखने में आपको शायद समझ तो आ जाए, दिस इज नॉट ए जोक, क्योंकि आगे जाके मुझे इस टूल को मुसलसल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी तो हमारे पास लाइफ क्या आ रही है सर, 5 साल एक्यूरेट, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल। व्हाट इफ कि जब आपको डेप्रिसिएशन रेट दिया वो 16% का, 18% का, 13% का, 12% का, तो एक काम करो, वही कैलकुलेटर में 1 ओवर 16% करो, कितना आता है? 1 ओवर 16% करें, कितना आता है? लाइफ क्या बताएंगे आप? 1 ओवर 16% करें, क्या आएगा? अंकल बोल रहे हैं 6.25। 1 ओवर 18% करेंगे तो सर उस वक्त कैसे डील करेंगे? अभी तो बेटा रीवैल्यूएशन साल के शुरू में हो रहा है। हमारे पास जो है रीवैल्यूएशन के केसेस कितने हैं? 4, अपवर्ड, डाउनवर्ड। पहला केस अपवर्ड, दूसरा केस डाउनवर्ड, तीसरा केस अपवर्ड देन डाउनवर्ड, और चौथा केस क्या है? डाउनवर्ड देन अपवर्ड। और सर रीवैल्यूएशन कब कब हो सकता है? साल के शुरू में, साल के मिड में, साल के एंड में।
इसका मतलब रीवैल्यूएशन साल के शुरू में परफॉर्म किया जा सकता है या मिड में या साल के एंड में। इसका मतलब रीवैल्यूएशन के अपने आप में 4 केसेस है, अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड डाउनवर्ड, फिर चौथा कौन सा हो गया, डाउनवर्ड अपवर्ड। ये 4 केसेस में लिखे हुए, जिन्होंने नोट किया होगा उनको मेरी बात समझ आ रही होगी। रीवैल्यूएशन कब परफॉर्म कर सकते हैं, या तो साल के शुरू में, या तो साल के मिड में, या तो साल के एंड में। तो सर मसले मसाइल आने वाले हैं, ठीक। तो ये और ये वाली बात हमें समझ आ गई, ऐसा है या नहीं है बेटा। अब मैं जरा इस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। रेट मार्केट नहीं 4750, व्हाट इज 4750 सर? 4750, अच्छा फॉर्मूला देखो बनेगा क्या, ये फॉर्मूला बन क्या रहा है, सुने, कैरिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। और रिमेनिंग लाइफ का फंडा जो हमने यहाँ पे अभी ड्रॉ किया है मेरे भाइयों, इसको मजाक मत समझो। कैरिंग वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, सर ये तो फॉर्मूला पहले भी लिखा था, लेकिन उस फॉर्मूले को मैं जरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। दिस इज कैरिंग वैल्यू, दिस इज रिमेनिंग लाइफ। सर रिमेनिंग लाइफ कैसे, 1/5% इज टोटल लाइफ, ठीक, माइनस किया 1, -1 क्यों किया सर, एक साल गुजर गया, तो इसका मतलब ये जो आएगा ना डिनोमिनेटर में जो हमारे पास आ रहा है, दिस इज रिमेनिंग। आई होप आपको बात समझ आई। अब हम जा रहे हैं कौन से पे, 11x3 फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू बेटा कितनी बताई थी, कितनी नोट की थी आपने, 5200 5200 नहीं करना हो सकता, ठीक है जी। मुश्किल हो। तो in order to find out revaluation gain or loss, we need to compare fair value with carrying value, carrying value with fair value, fair value with carrying value। तो कितना डिफरेंस आ गया, बोले 700 का डिफरेंस आ गया। जिसके सामने आपने लिखना है गेन, ठीक, के सामने आपने लिखना है गेन। क्योंकि हमारे पास रीवैल्यूएशन के 4 केसेस हैं, अपवर्ड, दूसरा केस डाउनवर्ड, तीसरा केस अपवर्ड डाउनवर्ड, चौथा केस डाउनवर्ड अपवर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन गेन लिखता हूँ तो खैर है, लेकिन जब हम लोग अपवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड में जा रहे होंगे तो चेंजेस आ जाएंगी। तो मैं एक ही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ गेन का, गेन आया गेन, लॉस आया लॉस, इसके साथ रीवैल्यूएशन का वर्ड फिलहाल जोड़ना है। हम जब जर्नल्स करेंगे 4 केसेस सामने बोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने वर्ड रीवैल्यूएशन पे क्यों नहीं बोला। ऑल तो मैं इसको सिंपल बोल क्या रहा हूँ रीवैल्यूएशन, लेकिन लिख क्या रहा हूँ गेन। देयर इज सम लॉजिक, ये मेरी वर्किंग है, ये हम कर रहे हैं। अभी हम लेजर्स नहीं बना रहे, अभी हम जर्नल्स नहीं बना रहे, अभी हम डिस्क्लोजर नोट्स नहीं बना रहे। जब मैं बनाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे गेन का वर्ड या लॉस का वर्ड क्यों लिखा। अच्छा बेटा, अब ये वाली वर्किंग आप कॉपी कर लो, ठीक है जी। आपने अपने तरह से वर्किंग की थी, ठीक है जी, मुझे कोई हर्ज नहीं है, कोई एतराज नहीं है, लेकिन यार ये हमने शुन्ने बबल्स बनाए हैं ना, तो कॉपी कर लो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और हमारे पास 3 का मतलब आफ्टर रीवैल्यूएशन मुझे डेप्रिसिएशन मतलब खाने के लिए कोई चीज हो सकता है, कुछ चाहिए होती है, जैसे आज सरीदा से कोई चीज, कोई भी चीज। मैं सब मिटा रहा हूँ ये, अब कॉपी कर लिया ना, मैं मिटा दूँ यार। सही है जी यार, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो, क्यों मना किया, लेकिन ऐसे जब इतना आसान था तो लस्सी नहीं डालना भाई, तो बोल रहे हैं 289 उनके लिए वगैरह वगैरह भी देखते हैं। लस्सी को बॉटल में इस तरह डालोगी कि वो बड़े वाले जग में डालो, वो जो पर्पल वाला जग है, रुकिएगा, वरना जिस जग में है उससे भी चला जाएगा, गिलास से तो नहीं जाएगा। देखिए ग्रुप में शेयर कर देते हैं, स्ट्रॉ से निकाल के डाल दो, पियो और उसी बाद मान बता रहे हैं 150। देखते हैं, अभी देखते हैं। आ गए हैं तुम, जो टेंशन दे रहे हो सबको हैं। जी, कैलकुलेशन फॉर डिप्रिसिएशन सही है जी सर। रीवैल्यूएशन के बाद क्या करना होता है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, जो फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। रटना नहीं है, समझ रहे हैं आप। 5200
बहुत सारे लोग ये ब्लंडर कर देते हैं कि भाई एसिड की लाइफ कितनी थी इसमें, 5 साल एसिड की लाइफ कितनी थी 1/5%, 20 साल थी। 20 साल। लोग एक ब्लंडर करते हैं, वो ये कि 5200 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 5%। तो बेटा ये क्या कर रहे हो आप? अगर आपने 5200 को मल्टीप्लाई करा दिया 5% से तो आप 100 नहीं बल्कि 110% गलत। क्यों सर? एसिड की लाइफ थी 20 साल, हमने 2 साल इस्तेमाल कर लिया, तो अब जो एसिड की रिमेनिंग लाइफ रह गई है उस रिमेनिंग लाइफ पे उसकी कॉस्ट को हम स्प्रेड करेंगे, ना कि हम दोबारा से 20 साल पे उसकी कॉस्ट को स्प्रेड करें। आपको बात समझ आ रही है? तो वी आर नॉट गोइंग टू multiply 5200 with 5%. This is not the way, this is incorrect. So depreciation after evaluation इस तरह से पता चलेगा, fair value divided by remaining life, fair value divided by remaining life. Sir, how to find out remaining life? There you go. How to find out remaining life? Remaining life के लिए क्या करेंगे? 1/5%. ये क्या आया, ये क्या आया बोलिए? टोटल लाइफ इन इयर्स। नोट किया आपने? समझ आ रही वाली बात? अब मैं क्या करूंगा? टोटल लाइफ इन इयर्स मैंने रखा, माइनस क्या कराऊंगा? माइनस क्या कराऊंगा? सर कितने साल ऐसे डेप्रिशिएट हो चुका है? सर 2 साल। बताओ बेटा कितना आया और कितना समझ आया? ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये क्या है? फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। फेयर वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, फॉर्मूला वही, फेयर वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। लेकिन उसके अंदर जाके जब हम देख रहे हैं, बुक पढ़ोगे, स्टाइल देखोगे, क्वेश्चन बैंक देखोगे, 5 शब्द देखोगे, आपको फेयर वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, फेयर वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब उसको डील कैसे करना है, उसको अप्लाई किस तरह से करना है? दिस इज हाउ वी आर अप्लाइंग, दिस इज जस्ट अ टूल। बताइए बेटा कितना आया? 5200 1 डिवाइड बाय 0.05 कितना आ गया? 20 माइनस 2, तो 5200 डिवाइडेड बाय 18 288 या 289। देख लें कहीं हमने कोई ब्लंडर मिस्टेक वगैरह तो नहीं की हुई। ये अब्दुल्ला मुस्लिम बोलो बेटा। फोर 911 कितना आ गया? 289 तो 4911। तो ये देख लें क्या आपको जो मैंने बोर्ड पे वर्किंग की है, बड़ी बोल्ड सी बबल जो बनाया है, 5200 is the fair value, what is 1/5% is the total life in years, माइनस क्या कराऊंगा? 2 साल। तो मेरे पास क्या आ गया? 289 आ गया। अच्छा प्लीज देख इसकी भेज दें भाईजान। हसान कनानी वाला नाम चेंज कर लो यार, कोई और रख दें। ये हसान कनानी है, कौन है यार ये? सर हसान कनानी, सर हसान कनानी। उम्मीद करता हूँ आपको भी बात समझ आ गई होगी। हम लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरी जाति शेयर कर रहे होते हैं। एग बॉय अभी ग्रुप में बेटा शेयर कर। अच्छा एक काम ये करते हैं, अभी हमने मुश्किल से 2 सवाल ही किए हैं। कल हमारा कल जो होगी हमारी क्लास इंशाल्लाह जो थर्सडे को है, उसमें हमारा फेस बड़ा डिफरेंट होगा। आपने करना क्या है? सिर्फ आपने करना क्या है बेटा? आपने एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 कर देंगे बस, ठीक है जी। अच्छा अब एक और बात, सर हमसे 6, 7, 8 भी हो रही है। मेरे पास पूरा एक बंच पड़ा हुआ है, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल नहीं कर रहा। बेटा जिस डिसिप्लिन पे मैं आपको काम बोल रहा हूँ करने के लिए, 1 से लेकर आपने 4 तक करना है, मतलब 4 तक करना है।
सही है जी, क्योंकि अगर आप 5 6 ऑनवर्ड कर लेते हैं तो हम तो यहाँ पे काम अपना 5 से स्टार्ट करेंगे, तो होगा क्या कि वो हमारा जो एक फ्रीक्वेंसी है ना वो बार बार आउट हो रही है। तो क्लास को उसी अंदाज में लें, जैसे आप मेरे पास अगर फिजिकली बैठे होते तो मैं आपको एक साथ बंच नहीं लेता, पहले मैं आपको पहला पेज देता, तो जब पहला पेज कर लेते हैं तो दूसरा पेज देता, ठीक, ताकि हमारी क्लास का जो डेकोरम है ना वो खराब ना हो, ताकि आप भागे नहीं, आप शुरू में मेरे साथ चलें, क्योंकि पेपर आपने संभालना है, लेकिन इनिशियली जो हमने चलना है वो एक साथ चलना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो आपने एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर ये 5 तक कर लें, एग्जाम्पल 5 तक कर लें, एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 5, ठीक है जी, और या 4 तक कर लें, क्योंकि हम एग्जाम्पल 5 ऑनवर्ड से अपना कल इंशाल्लाह काम शुरू कर देंगे। उसका हैंड आउट भी शेयर कर दूंगा, उसमें भी कुछ न कुछ मेरे पास 10-12 ही सवाल हैं। आप परेशान ना हो, बस क्लास में जितना मैं आपको काम करने के बोल रहा हूँ तो जितना कीजिएगा आगे। तो हम लोग को ये वाला काम समझ आ गया, ये वाला काम समझ आ गया बेटा। ये जो मैंने बबल बनाया है ये आज अवेलेबल नहीं है बेटा, ये वाली बात समझ आ गई ना, जल्दी से बता दो, इस पे जरा हाँ या ना बता दो यार, और सच बोलिएगा, झूठ ना बोले, अदरवाइज आपने अगर कुछ गलत जाने की समझ आ गया और बोला कि नहीं समझ आया तो फिर हमारा पेस जो है ना वो स्लो हो जाएगा। जी सब प्लीज जवाब दें। चलो जी सर, कसम से बेहतरीन समझ आ गया। बस बेटा बहुत शुक्रिया कि काम समझ आ गया, बात समझ आई, और हम लोग इंशाल्लाह कल अपना काम कंटिन्यू कर लेंगे। अभी मेरी दूसरी क्लास है, वो भी 4 बजे से लेके 7 बजे तक है, और थोड़ी सी मैंने को बता दूँ, थोड़ा बता दूँ और क्लास कंटिन्यू कर लूँ। इंशाल्लाह हमारी क्लास कल भी इसी टाइम पे 1:30 बजे से लेके 1:45 स्टार्ट कर लेंगे। अभी तो हम हल्का हाथ रखें।